हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन। उसका 15 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे जिसका आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। यानी इस वीडियो में हम आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कवर करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर में आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन देखेंगे और 100% गेस में क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना पहले करवाया हूँ पहला पार्ट वीडियो उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम है तो इसको देख लीजिए, फिर बाद में पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने पर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। आपको प्रयास करना है कि आप लोग इस वीडियो को पूरे मन से देखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, फिर बार बार रिवीजन कीजिएगा तो हमेशा के लिए ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान भाषा है कि बिल्कुल याद हो जाएगा। दूसरी बात तो फिगर के साथ समझाएंगे, कोई बड़ी बात है याद करना, बताइए। रोज रिवीजन करेंगे तो यह चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ये प्यार बच्चों फटाफट से। ठीक है, आइए यहाँ से शुरुआत हो। अच्छा, पहले नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में होगा। हाँ प्यारा, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। अब बोर्ड का मन है क्या चीज में इसको कवर करेगा। ठीक है, आवेगा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का विश्लेषण करें या फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के सिद्धांत को समझाएं। इस प्रकार से पूछेगा, बड़ी आसान तरीके से करना है। तो फैराडे ने पहली बात विद्युत अपघटन संबंधित 2 नियम दिया, जिसका पहला नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित पहला नियम कहता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब कि वैद्युत अपघटन की क्रिया होगा, मान लो वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, आयनों में टूटना। अगर वैद्युत मान लो सोडियम क्लोराइड का विलयन है, अगर उसका वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें जो प्रवाहित आवेश होता है वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होता है पदार्थ प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है। मतलब फिगर को समझिए, फिगर मान लो ये आपका कोई फिगर है। ठीक है, ये आपका फिगर है जिसमें से 2 बेकर आपका इस प्रकार से प्यारे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका क्या चाहिए, 2 गो इलेक्ट्रोड है एक बीकर में। ठीक है, तो यहां से बस आपको ये समझना है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए ये दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, परिभाषा बड़ी आसान है। पहले बात देखिए, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर इस पर वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी। मतलब इसमें सोडियम क्लोराइड को हम लोग डालेंगे ना, किसको डालेंगे, सोडियम क्लोराइड को। तो हमको पता है कि Na क्या चाहिए, प्लस है और Cl क्या चाहिए, माइनस है। तो वैद्युत अपघटन क्रिया में इसको Na और Cl को डालेंगे ना, सोडियम क्लोराइड को। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया इसमें होगा ना, वैद्युत अपघटन का मतलब होता है ना कि सोडियम क्लोराइड डालेंगे ना इसमें, Na प्लस में टूटेगा, किसमें टूटेगा, Na प्लस में, और Cl किसमें टूटेगा, माइनस में। ये कहने का मतलब है, समझो बात को थोड़ा। वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त में, इलेक्ट्रोड दो को दिख रहा है ना, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोडों का जो पदार्थ की जो मात्रा मुक्त होगी वो प्रवाहित आवेश की समानुपाती होता है। अच्छा, यानी कि जितना पदार्थ मुक्त हो रहा है उतना ज्यादा आवेश प्रवाहित हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि m समानुपाती मात्रा समानुपाती आवेश। हाँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। यानी कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर जो भी पदार्थ मुक्त हो रहा है, जितना पदार्थ मुक्त हो रहा है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती। अच्छा, यानी कि अधिक मात्रा मुक्त हो रहा है, इसका मतलब आवेश अधिक प्रवाहित हो रहा है। हाँ, यही कहना चाहता हूँ। अगर पदार्थ कम मुक्त हो रहा है इसका मतलब इसमें आवेश कम प्रवाहित हो रहा है, यही कहने का मतलब हुआ। अच्छा, ऐसा बात है, तब तो याद हो गया। वैद्युत अपघटन की क्रिया पहले बता चुका हूँ। वैद्युत अपघटन क्रिया का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का विलयन है ना, तो सोडियम प्लस में टूटेगा और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड तो 2 को दिख रहा है ना, 2 गो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड है, कैथोड है एक एनोड है। कैथोड पर कौन होता है पता है ना, कैथोड ऋणात्मक होता है और सोडियम पॉजिटिव होता है, जिसके कारण प्लस माइनस को आकर्षित कर लेता है। इस कारण से सोडियम मुक्त यहाँ पर हो जाता है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा
पदार्थों के जो मात्रा मुक्त होगी वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब मात्रा आपका m है और आवेश क्या चाहिए q है, तो ये आवेश के समानुपाती हो गया। और हमको पता है कि q बराबर IT फॉर्मूला होता है फिजिक्स में पढ़ रहे हो आवेश का, क्या चाहिए q बराबर IT होता है ना। इसीलिए यहाँ पर q की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, तो देख लो q की जगह मैंने पुटअप कर दिया I। ठीक है, m समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है। आवेश की जगह मैंने क्या रख दिया था, IT रख दिया। क्यू की जगह क्या रख दिया, IT रख दिया। और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता ना तो कांस्टेंट जुड़ता है। कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर हम लोग जो जेड जोड़ेंगे, जिसे हम लोग इसको बोलते हैं, पता है क्या चाहिए, इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को विद्युत रासायनिक तुल्यांक। किसको क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा, जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, ये फैराडे का पहला नियम है, एम बराबर जेड आई टी। एकदम अच्छे तरीके से एकदम क्लियर कर लो। 5 नंबर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शब्द व्याख्या करने के लिए नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रयास करना है आपको यही बोलने का कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो एम समानुपाती क्यू हो गया, क्यू का मान कितना होता है, तो आई टी होता है, तो आई टी मैंने रख दिया। और ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या जुड़ जाएगा, तो जेड जुड़ जाएगा। तो जेड मेरे प्यार बच्चों जुड़ गया। अभी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया में यदि 1 सेकंड में 1 एम्पियर प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। मतलब ये है कि यहाँ पर जेड आई बराबर 1 और टी बराबर 1, मतलब धारा भी 1 होगा और यहाँ पर आपका समय भी 1 होगा। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा बन जाएगा। बस इतना पहले इतना क्लियर रखो ना, बाकी तो आगे मैं देख लूंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है, तो पहला नियम क्लियर आपका हुआ। अब दूसरा का नियम ऑफ, अरे बड़ी इजी है जी, अरे कितना इजी है, अरे बहुत ज्यादा इजी है, शब्द नहीं बताने के लिए इतना ज्यादा इजी है। अब देखो फैराडे का दूसरा का नियम, अरे ये कौन बड़ा बात है, दो या दो से देख पहले समझो। विभिन्न विद्युत अपघाटियों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। मान लो ये आपका क्या चाहिए, वैद्युत अपघाट है, इसमें मान लो ये आपका इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपका क्या चाहिए, वैद्युत अपघाट है। दो या दो से वैद्युत अपघाट अधिक होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक वैद्युत अपघाट लीजिए। देख लो, अब देखो यहाँ पर दो या दो से वैद्युत अपघट मिल रहा है, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इसको हम लोग इस प्रकार से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट हो गया ना। तो यहाँ से देखिए परिभाषा, जब दो या दो से अधिक अधिक वैद्युत अपघात, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघात एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा, बताओ किस क्रम में जुड़ा हुआ है, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, किस क्रम में जुड़ा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी का मतलब बगल में, नीचे रहता तो समानांतर क्रम बोलता है, क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम, तो श्रेणी क्रम है। तो जब दो या दो से देख ले, अगर माने तो 4-5 को ले लीजिए ना, कॉपी भर दीजिए, दुइयों को लिए हम। जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघात एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, किस क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, उनसे समान प्रबलता, उन्हें उसमें जो समान धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, यानी कि इसमें जो समान धारा है ना, वो समान समय तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर इनके समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा तुल्यांक के भार के समानुपाती होती है। मतलब दो विभिन्न विद्युत अपघाटियों में, मैं विभिन्न बोल रहा हूँ, दो या दो से अच्छा नहीं लगता बोलने में हमको, अच्छा तो हम बोलते विभिन्न विद्युत अपघाटियों में समान धारा, विभिन्न विद्युत अपघाटियों में समान धारा समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, अरे इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थों की मात्रा मुक्त होगी वो तुल्यांक के भार के समानुपाती होगा। किसके भार के समानुपाती, तुल्यांक के भार के समानुपाती होता है। अच्छा ऐसा बात है, तो यही लिखा हुआ है, देख लीजिए, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघात एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उनसे समान प्रबलता के विद्युत धारा समान समय तक, मतलब समान धारा प्रवाहित होने के, एक और बहुत ज्यादा तेज धारा प्रवाहित कर दिए, एक बार धीरे नहीं, समान समय में समान धारा प्रवाहित किया, समान प्रबलता का धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। मतलब तुल्यांक के मतलब
रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, बस इतना याद रखिए। देखो ये मान लो ये पहला पदार्थ का मात्रा M1 है और ये आपका दोस्तों E1 जो है क्या चीज है, तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या चीज दर्शा रहा है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार जो होता है ना उससे संबंधित है, इसीलिए आपका यहाँ पर E1 लगा हुआ है। यानी कि विद्युत अपघट्ट के बात कीजिएगा तो इसमें मात्रा आपका क्या चीज है, M1 है, और यहाँ पर क्या समान समय तक प्रवाहित किया जाता है। तो पहला के लिए M1 आपका एक है, ये आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 है। मतलब ये कि यहाँ पर प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों की मात्रा आपका क्या चीज है, M1 है। किसके लिए, पहले विलयन के लिए, यानी पहले विलयन के लिए आपका मात्रा क्या चाहिए, M1 है। रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, तो इसके रासायनिक तुल्यांक क्या चाहिए हो गया, इसका E1 हो गया। यानी मात्रा आपका M1 है और विद्युत रासायनिक ये आपका तुल्यांक के ये जो रासायनिक तुल्यांक है उसका जो है मान E1 है। और दूसरा विलयन के लिए इसके लिए आपका मात्रा M2 है और इसका रासायनिक तुल्यांक E2 है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि M1 समानुपाती E1, ठीक है, फिर M2 समानुपाती E2। इस प्रकार से आपका दो समीकरण बन गया ना। मतलब समझिए, यहाँ पर आपको मैंने बोला है परिभाषा में कि विभिन्न विद्युत अपघट्टियों में समान धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा M उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो मात्रा M पहले विलयन के लिए रसायन मात्रा M1 और पहले विलयन के रासायनिक तुल्यांक E1 और दूसरे विलयन के लिए मात्रा M2 और रासायनिक तुल्यांक A2। तुल्यांक को इक्विवेलेंट कहते हैं इसलिए E लिया है और मात्रा को M लेते हैं। तो ये आपका हो गया। तो समीकरण 1 और 2 का भाग करा देंगे। तो समीकरण 1 और 2 का देखिए भाग आपका करवाया हुआ है, करवा देना समीकरण 1 भागा 2। अब बताओ यहाँ पर हम लिख सकते हैं M का मान कितना होता है, पहला नियम पढ़वाए थे ना वे, M बराबर ZIT। बताओ M1 के लिए क्या चीज हो जाएगा, M1 के लिए आपको हो जाएगा Z1IT। ठीक है, समय तो आपको पता है कि समय आपका समान रहता है हमेशा, ठीक है, नहीं बदलता है। तो M2 के लिए हो गया Z2 और यहाँ पर IT। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग करा देंगे। तो भाग करा देंगे प्यार बच्चों, तो IT से IT कट गया, तो Z1 बटे Z2, E1 बटे E2, M1 बटे M2 हो गया। और क्या करना क्या था, बहुत बस हो गया आपका सिद्ध। इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसमें दिक्कत हो रहा था, और समझा देते, ध्यान से समझ लो इसको मैंने कुछ नहीं किया है। M का जो मान है ना उस शुरू में निकला था M बराबर ZIT। M1 के लिए क्या हो जाएगा Z1IT और यहाँ पे M2 के लिए Z2IT। बस हो गया। फिर समीकरण 3 से यहाँ भाग करा दोगे, कटा कुटा के आपका इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 नंबर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों नियम। अगला क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रोड। आप समझ लो, यहाँ से इलेक्ट्रोड समझ लो, नहीं तो आगे इलेक्ट्रोड भी अब समझने में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए समझ लीजिए। देखो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ना कि कोई मान लीजिए बिलियन, ठीक है, इस बिलियन मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बिलियन ले लिया, ठीक है, ध्यान दो। कोई धातु का क्या चाहिए, छाड़ है, क्या चाहिए, धातु का छाड़, क्या चाहिए, धातु का छाड़ है। ये कौन सा धातु, मान लो ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये कॉपर का क्या चाहिए, छाड़, क्या चाहिए, कॉपर का। कॉपर को Cu से जानते हैं, ठीक है ना, तांबा। और इसके अंदर विलयन क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट का, ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट के अंदर इसके विलयन भरा हुआ है। विलयन का नाम इसके अंदर क्या चाहिए, CuSO4। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा परिभाषा को, फिगर समझ लेना। ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई धातु का छड़ है। कौन से धातु का छड़ा है, तो कॉपर के धातु का छड़। किसके धातु का छड़ा है, कॉपर के धातु का छड़। और विलयन किसका है, तो कॉपर सल्फेट का। विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का। धातु का छड़ कौन सी का है, तो कॉपर का है। समझ गए ना, कॉपर सल्फेट का विलयन है, धातु का छड़ किसका है, कॉपर का। इतना क्लियर है ना, तो क्लियर है तो देखिए आगे, यार याद हो जाएगा। ये सब तो ऐसी चटनी ना है। देखिए, जब किसी धातु के छड़ को, जब किसी धातु के छड़ के, कौन सा धातु का छड़ है, कॉपर के। कौन सा धातु के छड़ है, कॉपर के। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं,
जब किसी धातु के क्षण को यानी कि कॉपर के क्षण को उसी धातु के विलयन में, उसी धातु के विलयन के लवण में, तो उसी धातु के विलयन कॉपर का क्षण है तो कॉपर धातु का विलयन है ना, कॉपर का क्षण है तो कॉपर धातु का विलयन है, यानी कि CuSO4 का विलयन है ना, जिसमें कॉपर धातु घुला हुआ है ना इतना, हाँ विलयन में डुबाते हैं तो वह धातु के क्षण के सापेक्ष धन आवेशित हो जाते हैं, यानी तो वह डुबाते हैं ना तो वह धातु जो होता है क्या होता है, धातु क्षण के सापेक्ष धन आवेशित, यानी कि धातु जो होता है क्षण के सापेक्ष क्या चीज हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। कैसा होता है, धन आवेशित हो जाता है या ऋण आवेशित हो जाता है, यानी कि यह विलयन पर निर्भर करता है कैसा विलयन है, ये क्षण धन आवेशित की ओर जाएगा कि ऋण आवेशित, किस पर डिपेंड करता है, विलयन पर। विलयन कैसा है, जिसके कारण विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी इसके बीच जो भी आपका आवेश उत्पन्न होगा तो इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा मात्रा में क्या होता है, समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं तो वह धातु के क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि क्षण प्यार बच्चों आप लोग थोड़ा सोचो, वह धातु के क्षण विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित होगा या तो ऋण आवेशित होगा। मान लो आपका क्या चाहिए, कुछ भी है तो इसको मान लो सोडियम क्लोराइड के विलयन में डाले, मान लो कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो ये धातु का जो क्षण होना चाहिए कॉपर का होना चाहिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं तो उसी विलयन में डालेंगे ना तो विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित हो जाएगा या तो ऋण आवेशित हो जाएगा। कौन, ये कॉपर के क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा, जिसके कारण विलयन में समान मात्रा में, जिसके कारण विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कॉपर धातु का क्षण था, कॉपर धातु के विलयन में डुबाएं तो कॉपर धातु जो है प्यार बच्चों धातु के क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो गया, जिसके कारण विलयन में समान मात्रा में मतलब समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। बस यही है इलेक्ट्रोड। ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने समझा कि आपको बताना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, इलेक्ट्रोड विभव के लिए। आ गया इलेक्ट्रोड विभव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछेगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले पूछता है इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसको MVVI कर लीजिए सब लोग 2 नंबर के लिए, ध्यान दीजिए। बस वही वाला फिगर है, वही वाला फॉर्मूला, वही वाला सब चीज है। देखो वही वाला बिलियन लीजिए इस प्रकार से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। तो यहाँ से आप लोग बिलियन भर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, जो भी भर लीजिए आप लोग बिलियन। ये क्या चाहिए, धातु के क्षण, मान लो कॉपर के क्षण है, बिलियन किसका है, बिलियन मान लो CuSO4 कॉपर सल्फेट का है। तो ध्यान दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा बस वही वाला परिवार से, अरे कोई दिक्कत है, अरे इसमें जो खाली विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, बस हो गया इलेक्ट्रोड विभव, विभव उत्पन्न हो गया इलेक्ट्रोड विभव, कोई दिक्कत। अरे वही वाला ना परिभाषा जो आई पढ़ा रहे थे, अरे वही चीज है। देखो जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं, कौन सा धातु है, कॉपर का, तो विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का, बस यही ना, और कुछ करना इसमें है। जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो वह धातु के क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाता है, जिसके कारण विलयन और उस क्षण के बीच, विलयन और उस क्षण के बीच में एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। अच्छा इतना आसान है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन। हाँ प्यारे स्टूडेंट, बहुत इजी है। पहला बात तो जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं, अच्छा मान लो कॉपर सल्फेट का विलयन है तो हम लोग को उसमें क्षार में कॉपर का डालना पड़ेगा। हाँ तो क्या होगा, जब डालिएगा ना इसको तो ये विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित हो जाएगा, ये जो विलयन के सापेक्ष है प्यार बच्चों, ये जो धातु के जो क्षण है विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा। अच्छा डालेंगे इसमें तो विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाएगा। हाँ अच्छा धन आवेशित ऋण आवेशित हो जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाएगा जिसके कारण विलयन, यानी ये जो विलयन है और ये क्षार जो आपको देख रहा है विलयन और क्षार, इसके बीच में जो इसके बीच में जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है, इसी को
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, यानी कि विलयन और क्षार के बीच जो भी विभव उत्पन्न होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। हाँ, एकदम सही समझे हैं। मानक इसमें नहीं लगाएंगे, इसको इलेक्ट्रोड विभव डायरेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। कितना आसान परिभाषा एकदम बता दिए कि क्षार और धातु के बीच में बस विभव उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रोड विभव। हाँ, एकदम चटनी है। कितना आसान तरीके से आपको याद हो गया। मुझे पता है कि आपको पक्का याद हो गया। ध्यान सुन रहे होंगे ना तो याद। अरे याद करने की चीज है सर। जब किसी धातु के विलयन को उसी धातु के विलयन में, जब किसी धातु के क्षण को, ध्यान से, जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो वह विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित हो जाता है या तो ऋण आवेशित हो जाता है। तो उस क्षण और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसको मानक सॉरी इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अरे इतना आसान कैसे बना दिया परिभाषा। हाँ प्यारे स्टूडेंट, हमको काम है आपको आसान भाषा में कराना ताकि आप बोर्ड में बेहतर अंक प्राप्त कर सके, टॉपर लिस्ट। ठीक है, तो इसको कैपिटल ई से सूचित करते हैं। किसके द्वारा? कैपिटल ई से सूचित करते हैं। अच्छा, एकदम क्लियर करा दे, धन्यवाद प्यारेलाल। अभी और क्वेश्चन है, ठीक है, तो आगे भी देखिए। इसको फिगर के साथ आप बनाना चाहते हैं सुंदर कॉपी, टेंशन का है कि बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देख लीजिए, मानक इलेक्ट्रोड। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड भी होता है। हाँ, ये भी एमवीवीआई में रखिए, इसको भी एमवीवीआई में रखिए। ये भी एमवीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है। तो कुछ शर्त है जो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा 11th वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें तो आधा पढ़े हो किए हैं। ठीक है, उसी का अलग समझ टाइप है। यही वाला विलयन, वही वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आपका शर्त है कि 25 डिग्री ताप होना चाहिए। एक एम सांद्रता वाले विलयन में डुबोएंगे तो हाँ, तो ध्यान दे दीजिए। इतना इतना आपका शर्त बेचारा के दे दिया है, और ये बेचारा गया इस क्षार को। मान लो एक कॉपर सल्फेट का, कॉपर का क्षार है, और विलयन किसका है? CuSO4 का है। ठीक है, और इसमें भरा हुआ है इस प्रकार से। और इसके ताप कितना है? तो ताप आपका कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर सांद्रण कितना है? तो 1 m सांद्रण है। 1 m सांद्रण है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी आसान है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका शर्त है कि 25 डिग्री ताप, शर्त है कि 25 डिग्री ताप होना चाहिए और 1 m सांद्रण होना चाहिए। क्या चाहिए? होना चाहिए 25 डिग्री ताप होना चाहिए और 1 m सांद्रता वाले विलयन, लवण के विलयन में धातु को डुबोया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 m सांद्रण वाले विलयन में धातु के क्षण को डुबोया जाता है। तब जो विभव उत्पन्न होता है, तब जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे ई नोट से सूचित करते हैं। किससे? ई नोट से सूचित करते हैं। अच्छा, कितना आसान परिभाषा। 11वें तो मेन है, 11वें मैंने प्यारलाल, इसलिए आप लोग को थोड़ा समझना है। 25 डिग्री ताप है और 1 m सांद्रता है, और इसके धातु के क्षण में, किसी धातु के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो वो क्षण और विलयन के सापेक्ष जो विभव उत्पन्न होगा उसको कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तेरा इतना आसान परिभाषा में क्या पढ़ा रहे बच्चा जैसा ना, आप लोग को याद ना हो गया? बताइए एकदम, क्या बताए, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, नींद आने लगा। इतना आसान क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आइए। लवण सेतु। अच्छा, लवण सेतु क्या है? ये देखो, आप लोग देखे होंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ाए हैं ना, तो ध्यान में तो आइए होगा। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से कि लवण सेतु क्या है। लवण सेतु जो है ना प्यारे बच्चों, एक प्रतिलोम यू आकार के कांच की एक नली होती है। अच्छा, कैसा होता है? तो इस प्रकार का होता है। दो विलयनों को इस प्रकार बनाए रखते हैं प्यारे बच्चों, ये लवण सेतु है। ठीक है, ये यू आकार, प्रतिलोम यू आकार के कांच के नली के जैसा दिख रहा है ना ये, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रतिलोम यू आकार के कांच के नली। ठीक है, तो आ जाइए देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से है। ये विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में यूज होता है। विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल, यानी विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि विद्युत रासायनिक सेल में प्रयुक्त यू आकार के
ये विद्युत रासायनिक सेल में प्रतिलोम यू आकार के, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, उल्टे यू ना है, देखिए तो इसको पलटिए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत रासायनिक सेल में प्रयुक्त यू आकार के कांच की नली होती है, जिसमें जिलेटिन मिश्रित केसीएल का पेस्ट भरा होता है, जिसमें जिलेटिन मिश्रित केसीएल का पेस्ट भरा होता है, और इसके दोनों सिरे पर लोहे का डार्ट लगा होता है, और इसके दोनों सिरों पर क्या चाहिए होता है, लोहे का डार्ट लगा होता है, डार्ट लगा होता है। इसकी क्रिया में यह दोनों विलयनों को उदासीनता को बनाए रखता है और एक दूसरे को कभी मिलने नहीं देता है, ये होता है। यह एक विलयन को एक दूसरे विलयन से आयनों का प्रवाह करता है, और ये विलयन एक दूसरे को कभी आपस में मिलने नहीं देता। अरे इतना आसान क्या चीज पढ़ा रहे हो? अरे प्यार आसान ना है, क्या चीज क्वेश्चन में दमे नहीं, इतना आसान है, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में रख लेना, ठीक है। चैप्टर जो है मेरे प्यार बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे क्वेश्चन देख के पता चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे हमको लग रहा है बड़ी आसान है, इसके लिए हमको क्या बताए, बहुत आसान लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या दिक्कत है, आप लोग नया नया पढ़े होंगे तो दिक्कत है। देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत अपघटन सेल में अंतर लिखिए। अब अंतर की बात आ गया, इसके बारे में पढ़ाया भी उतना ना है, अलग से 5 नंबर के लिए दे रहे। लेकिन ये 5 नंबर में आया है 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम मई में जो होता है ना, जो विद्यार्थी फेल कर देते हैं, अनुपस्थित हो जाता है उसमें। अच्छा, तब तो 26 की बारी है, एकदम लिख के रखो, और एमबीबीआई इसको कर लो, 5 नंबर में आ सकता है। और जो मैं करवा देता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, सोच समझ के बोलता हूँ, एमबीबीआई में है या नहीं। अगर मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर लेते हो तो आप बोर्ड में 70 में 70 क्या चाहिए, 140 नंबर का बनाना होता है ना, उसमें 100 नंबर तो यूं ही ठेका देंगे, लेकिन 35 से 17 नंबर का आपको बनाना है। चलिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उधर आपका क्या चाहिए, विद्युत अपघटन सेल है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा गया, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो चलिए आज ये देख लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा, अच्छा परिभाषा है पहला कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत रासायनिक सेल, और विद्युत अपघटन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा है, बस ये देखते जाओ। इसमें रासायनिक अनुशासन में, इसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है, हाँ इसमें जो होता है रासायनिक सेल में रासायनिक के अभिक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पन्न होता है, इसमें जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित कर करके कराते हैं तब होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा करके अभिक्रिया करवाते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, किसमें, विद्युत अपघटन सेल में। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, पता है ना। अगला देख लीजिए, विद्युत रासायनिक सेल जो होता है प्यारे बच्चों, दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता होता है ना, अभी नहीं बताते यू आकार के कांच की नली, जिसमें आधे प्रकार में जल्दी की आवश्यकता पड़ रहा था, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या था, दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता पड़ रहा था। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में है ना, ये विद्युत अपघटन सेल में इसमें एक ही बेकर की आवश्यकता होता है, यानी इसमें एक ही बेकर का मतलब इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोड भी पढ़ा है, वो सब जो है उसमें एक के ना, वो तो दूसरा हो गया। इसमें एक के बिलियन में दोनों इलेक्ट्रोड इस प्रकार से रहता है, ठीक है, एक ही बिलियन में, और इसमें जो था अलग अलग में रहता है, इसमें दोनों दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बिलियनों में रहता है, सही बात है। इसमें जो होता है, इसमें अलग अलग दो, इसमें पहली बार दो बेकर के हो सकता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग में न रहेगा। इस कारण से थोड़ा सोचो समझो, कल्पना करो, रटने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे लाल, अरे रटे हुए तो दिक्कत ना है। इसमें दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता होता है ना, देख रहे तभी इस प्रकार से था, इसमें दो अलग अलग बेकर की आवश्यकता होती है, इसमें अलग अलग बिलियनों में रहता है, जैसे इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, तो दो अलग अलग बिलियन में था, लेकिन उसमें एक ही बेकर में बेकर की आवश्यकता था, क्योंकि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बिलियन में रह रहा था। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग बिलियन में था, देखो इसमें अलग है, इसमें अलग है, दोनों में अलग अलग बिलियन में ना, इसलिए दो इसमें बेकर की आवश्यकता होती है, और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग बिलियन में होता है, इसमें एक ही बेकर की आवश्यकता होता है, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बिलियन में डूबा रहता है। सोचने के सीधा है, ठीक है। और इसमें देखो लवण सेतु की आवश्यकता पड़ती है, बताओ इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बताओ लवण सेतु का मतलब नहीं समझ रहे हो। ये इस प्रकार से लवण सेतु की आवश्यकता पड़ता है, यू आकार के कांच के नली। लवण सेतु अभी ना पढ़ा है, लवण सेतु ऐसा ही ना रहता था, देखिए प्रतिलोम यू आकार के कांच की नली ऐसे होता है, अभी ना बता रहे थे, इस प्रकार से ये होता है कांच की नली। तो ये इसमें लवण सेतु की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि इसमें दोनों बिलियन में अलग है, दोनों बिलियन में अलग अलग इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ता, लवण सेतु को शॉर्ट में एसपीएम भी कहते हैं।